अब मैं आपके सामने सेट सी के प्रश्नों के उत्तर लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर गलती से सेट ए लिख गया है। पहला प्रश्न है, यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो तो किस प्रकार का तरंगाग्र बनता है? तो बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण गोलीय तरंगाग्र बनता है। क्या विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है या सदिश? विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक लिखिए। तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है और इसका मात्रक होगा वेबर। प्रश्न तीसरा है, डी ब्रॉगली तरंग की कोई दो विशेषताएं लिखिए। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कण के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि स्पीड अधिक होगी तो तरंग दैर्ध्य कम होगा। और डी ब्रॉगली तरंगे केवल गतिमान कणों से ही संबद्ध होती है, स्थिर कण से नहीं। अगर मूवमेंट नहीं है पार्टिकल में तो उससे किसी भी प्रकार का डी ब्रॉगली तरंग क्रिएट नहीं होगा। चौथा प्रश्न है, किसी संधि डायोड को पश्च अभिनति में रखने के लिए उसे बैटरी के साथ किस प्रकार से जोड़ा जाना चाहिए? तो पश्च अभिनति के लिए पी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से आप जोड़ेंगे और एन सिरे को बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ेंगे, तब हमको जो अभिनति प्राप्त होगी वो होगी पश्च अभिनति, रिवर्स बायस। प्रश्न पांचवा है, विशुद्ध संधारित्र युक्त परिपथ में वोल्टता और धारा के बीच कितना कालांतर होता है? तो धारा जो है विभवांतर से π/2 रेडियन अग्रगामी होती है, अर्थात कालांतर जो होगा प्लस π/2। इसको आप 90 डिग्री कह सकते हैं और रेडियन में π/2। खंड ब पे आते हैं, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए लघु तरंग बैंड का उपयोग किया जाता है, क्यों? ये प्रश्न जो है सेट ए में भी पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो लघु तरंग बैंड आयन मंडल से परावर्तित हो सकते हैं और आयन मंडल की ऊंचाई 80 से 300 किलोमीटर के बीच होती है। तो इस प्रकार आयन मंडल लघु तरंग बैंड के लिए 80 से 300 किलोमीटर ऊंचाई वाले टावर का कार्य करते हैं। इसीलिए लंबी दूरी तक प्रसारण संभव है, क्योंकि एंटीना या टावर की ऊंचाई जितनी अधिक होगी उतनी ही दूरी तक सूचनाओं का प्रसारण संभव होता है। और व्यवहारिक रूप से 80 से 100-150 मीटर के ही टावर व्यवहारिक रूप से बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर हमको और भी लंबी दूरी तक प्रसारण करना है तो बात किलोमीटर तक जाती है, और इसके लिए आयन मंडल हमारे लिए 80 से 300 किलोमीटर ऊंचाई का टावर का कार्य करता है। इसलिए लघु तरंग बैंड लंबी दूरी तक संचार के लिए काम में लाए जाते हैं। विभव मापी पर एक प्रश्न है, विभव मापी के तार की लंबाई 8 मीटर है। यदि इसके सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो विभव प्रवणता का मान क्या होगा? हम जानते हैं कि ρ = V/L, V 2 वोल्ट है, L जो है 8 मीटर है, तो ρ = 2/8 होगा और इसका कैलकुलेशन 0.25 वोल्ट पर मीटर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रकाश का विक्षेपण क्या है? विक्षेपण का अर्थ है अपने अवयवी रंगों में विभाजित होना। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यह घटना प्राकृतिक रूप से भी हो सकती है, जैसे वर्षा ऋतु में इंद्रधनुष बनता है। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में उपस्थित पानी की बूंदें प्रिज्म का कार्य करते हैं और वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। अगला प्रश्न है, 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 10 माइक्रोफैरड, 15 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो संयोजन की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता का व्यंजक इस प्रकार से है, 1/c = 1/c2 + 1/c2 etc। C1 की वैल्यू है यहाँ 10, C2 की 15 और C3 की 30। ये सब जो है माइक्रोफैरड में यूनिट में है। तो 1/10, 1/15, 1/30, 30 होगा इनका लघुत्तम LCM, और जब इसको हल करेंगे तो 1/c = 1/5, तो C = 5 माइक्रोफैरड। तो इस प्रकार से परिणामी धारिता हम ज्ञात करते हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न को समझिए, थोड़ा सा लंबा दिख रहा है। प्रश्न क्रमांक 10 से 12 सामान्य प्रश्न पुस्तकों में सहज उपलब्ध है, तो इसके लिए किसी प्रकार की टाइम वेस्ट की आवश्यकता नहीं है। जो भी विद्यार्थी रहा है 12th क्लास का, वो बहुत ही आराम से अपने बुक में प्रश्नों को एज देखेगा और वहाँ से वह आंसर ले सकता है। हम आते हैं अगले प्रश्न 13वां पर। स्वप्रेरण गुणांक क्या है? 800 और दूसरा सेक्शन है इसका
800 फेरे वाली एक कुंडली में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके प्रति फेरे में चुंबकीय फ्लक्स का मान 1.5 × 10⁻⁵ वेबर है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम पहले प्रश्न का जवाब देते हैं कि स्वप्रेरण गुणांक का क्या मतलब है। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक आंकिक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न हो। अब आंकिक प्रश्न है जो कि सूत्र n phi = Li से हल होगा। n = 800, phi = 1.5 × 10⁻⁵ वेबर और I का मान दिया है 1.5 एम्पियर। तो L का मान क्या होगा? सूत्र में हम वैल्यू रखते हैं। इस प्रकार से बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो गया। L = 8 × 10⁻³ हेनरी। अब 10⁻³ को मिली भी बोलते हैं तो इसको मिली हेनरी बोला जा सकता है। mH 8 mH भी आंसर के रूप में लिख सकते हैं। 14वां देखते हैं। 10⁻7 एंगस्ट्रॉम से 10⁻10 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य परास वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए। इसके दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो इस परास 10⁻7 से लेकर के 10⁻10 तक के तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों को माइक्रोवेव कहते हैं, माइक्रो तरंग कहते हैं। और इसका महत्वपूर्ण उपयोग है कि माइक्रो तरंग की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत अधिक होती है और इसलिए इसका उपयोग रेडार में किया जाता है ताकि सटीक रूप से दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाया जा सके। और दूसरी बात है कि इन तरंगों की सहायता से लंबी दूरी तक टीवी सिग्नलों का प्रसारण किया जा सकता है। न केवल टीवी बल्कि अन्य भी संचार माध्यम जैसे रेडियो है और इंटरनेट इनकी सहायता से प्रसारित किए जा सकते हैं। 15वां प्रश्न है। किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो हम जानते हैं कि लेंसों के संयोजन से जो संयुक्त फोकस दूरी प्राप्त होती है 1/f = 1/f1 + 1/f2। यहाँ f1 = 30 सेंटीमीटर है और f2 = -20 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह हमेशा आप ध्यान रखेंगे अवतल लेंस जिसकी प्रवृत्ति अपसारी होती है, माइनस हमने लिया। तो इस प्रकार से जब कैलकुलेशन करेंगे 1/30 + 1/-20 तो कैलकुलेशन में हमको मिल रहा है 1/f = -1/60 तो f = -60। तो इससे माइनस चिन्ह से स्पष्ट होता है कि संयुक्त लेंस जो होगा वो अपसारी लेंस की भांति कार्य करेगा अवतल लेंस की तरह। प्रश्न 16वां है। भूतरंग संचरण क्या है? इसके दो गुण लिखिए। भूतरंग मतलब आप संचार वाले पार्ट में देखेंगे कि तरंगें 3 प्रकार से संचरित होती हैं। एक तो भूतरंग जो जमीन पृथ्वी की सतह से लगकर होती हैं। दूसरा होती है व्योम तरंग जो कि आकाश नहीं, अब इसमें आकाश और व्योम जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं। तो व्योम कुछ ऊंचाई से संचरित होती हैं और तीसरे नंबर पे आता है आकाश तरंग जो कि आयनमंडल से भी बाहर जाकर संचरित होती हैं। यानी कि 3 कैटेगरी हैं। तो इसमें भूतरंग क्या है? भूतरंग संचरण जब संचार तरंगें पृथ्वी की सतह के अनुदिश चलती हैं तब इसे भूतरंग संचरण कहते हैं। भूतरंग संचरण में 1.5 मेगाहर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जनरली वाकी टाकी वगैरह बहुत लोकल कम्युनिकेशन के लिए इस तरंगों का प्रयोग होता है। अब कह सकते हैं एक तरीके से कि रिमोट में जो टीवी के साथ कनेक्ट होता है वो भी इसी कैटेगरी की तरंग होती है। तो इसका गुण भूतरंग संचरण का अधिकतम परास जो है प्रेषित तरंग की आवृत्ति तथा प्रेषित्र की शक्ति पर निर्भर करता है। यानी कि जो आपका एंटीना या टावर है वो कितना पावरफुल है उसी हिसाब से इसमें अधिक दूरी तक प्रसारण का एस्टिमेट सामने आता है। और प्रेषित तरंग की आवृत्ति क्या है? आवृत्ति अधिक होगी तो ऊर्जा अधिक होगी तो अधिक दूरी तक जा सकती है। हालांकि इनको चलना धरती के साथ साथ ही है। दूसरा इसका यह है कि भू तरंग संचरण के लिए लंबे एंटीना की आवश्यकता पड़ती है। इस एंटीना को पृथ्वी के पृष्ठ पर या उसके बहुत पास लगाया जाता है। कारण स्पष्ट है कि ये जमीन की सतह से लग के चलती हैं, इसलिए एंटीना भी पृथ्वी के पृष्ठ के पास लगाना पड़ेगा।
19वां प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं लाइमन तरंग श्रेणी कब प्रोड्यूस होती है, जब हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वह किसी भी कक्षा से पहली कक्षा में संक्रमित होता है। इसके लिए सूत्र है 1/λ = r इंटू 1/1² - 1/n²। n का मान आप 2, 3, 4 से लेकर आगे कुछ भी ले सकते हैं। तो अधिकतम तरंग के लिए इस सूत्र से स्पष्ट है कि n = 2 रखना चाहिए। तो जब हम n = 2 रखते हैं तो लैम्ब्डा मैक्स का कैलकुलेशन इस प्रकार से आएगा। लैम्ब्डा मैक्स हमको मिला 1215 एंगस्ट्रॉम। जाहिर है ये हमारे आँखों की देखने की क्षमता से बाहर है, क्योंकि हमारी दृश्य शक्ति जो होती है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। तो इसका मतलब ये पराबैंगनी किरणों में से होने चाहिए, या कि और भी इधर एक्सरे, अल्ट्रावायलेट वगैरह। न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के लिए n = इनफाइनिट वैल्यू रखेंगे तो लैम्ब्डा मिनिमम प्राप्त होगा, और इसकी वैल्यू जो है वो 911.6 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। इसको आप राउंड फिगर में 912 भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 से 22 परंपरागत रूप से पूछे जाने वाले समान प्रश्न पुस्तक से सीधे देख सकते हैं, और ये 5 नंबर के प्रश्न है, इसलिए सावधानी से आप बिना गलती के इसको अपने आंसर शीट में लिखें। प्रश्न 23वां, ये भी इसमें आंतरिक विकल्प हैं, ये 5 नंबर के प्रश्नों में से है। प्रथम विकल्प सेट बी में पूछा जा चुका है, इसी प्रकार द्वितीय विकल्प सेट ए में पूछा गया है, और मैंने अपने पुराने वीडियो यानी कि सेट ए से संबंधित वीडियो और सेट बी से संबंधित वीडियो को आप देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। प्रश्न 24 से 26, ये भी परंपरागत रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, कोई नई बात नहीं है इनमें। दोनों ही आंतरिक विकल्प बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, पुस्तक से आप देख करके नोट कर सकते हैं। तो हमारा ये सेट सी का डिस्क्रिप्शन ख़त्म होता है। अगर आपको कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी लिखिए, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर डोमेन से जुड़े रहें। आगे मैं जी और नीट या कि किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित जानकारियाँ या कि कोचिंग के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराऊँगा। तो जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।